इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है, इट इज़ प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। बहुत सालों से, लगभग हज़ारों वर्षों से इंडिया में एग्रीकल्चर हो रहा है। तो अगर हम जाएं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वहाँ भी क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर हो रहा था। और ज़्यादातर एग्रीकल्चर नदियों किनारे होता था, क्योंकि नदियों से उनको आसानी से क्या मिल जाता था, पानी अवेलेबल हो जाता था। ठीक है। अब अगर हम लैंड को बचाना चाहते हैं और लैंड पर खेती करना चाहते हैं, तो इट कांट बी कंप्लीटेड विदाउट टेक्नोलॉजिकल यूज़। आज की डेट में हमें, जबकि सिनेरियो चेंज हो रहा है, ग्रेन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्रॉप्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है। तो व्हाट आर टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स? टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स का मतलब है लाइक यूज़ ऑफ मशीन्स इन एग्रीकल्चर, मशीन ऑफ टूल्स इन एग्रीकल्चर, यूजिंग ऑफ ट्रैक्टर इन एग्रीकल्चर, फॉर कटिंग और हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स वी यूज़ द मशीन्स, थ्रेशिंग मशीन्स हम यूज़ करते हैं। तो ऑल दिस कॉल्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो वाई वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर? हाँ, टू प्रैक्टिस और टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? अब आते हैं कि वाई इंडिया हैज नॉट इम्प्रूव इन टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। कहा जाता है कि इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज इरिगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्म इन लार्ज पार्ट कंट्री स्टिल डिपेंड ऑन मानसून। तो आज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आज भी इंडिया में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो वर्षा पर निर्भर होते हैं, मानसून पर निर्भर होते हैं, और जो है अपनी जो नेचुरल, ताकि वो अपनी नेचुरल फर्टिलिटी को बनाए रखें, इसलिए वो मानसून पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, और वो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए इंडिया में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म बहुत जल्द से नहीं आ पा रहा है। फिर सेकेंड थिंग थी कि एग्रीकल्चर नीड, अब जो आज की डेट में हमारे एग्रीकल्चर को किसकी ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की और इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब क्या हो गया है कि हमारी कंट्री में अब जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए? कलेक्टिविज्म कराएगा। कलेक्टिविज्म मतलब सामूहिक खेती कराएगी, मिलजुल कर क्या किया जाए, खेती की जाए। कॉपरेशन होना चाहिए, किसानों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, यानी कि जो स्वामित्व है, जब भूमि का जो स्वामित्व है वो सब मिलजुल कर करें। ठीक है, सब कॉपरेशन से करें। तो दिस इज़ अ गिवन अ प्रायोरिटी इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर पर होता क्या था, जो किसान थे वो किस पर निर्भर होते थे, मानसून पर या वर्षा पर निर्भर होते थे। तो लेकिन अब क्योंकि एग्रीकल्चर डिमांड बढ़ चुकी है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उस पॉपुलेशन की को फूड की कमी को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की क्या पड़ रही है, आवश्यकता पड़ रही है। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने कलेक्टिविज्म को लगाया, यानी कि सामूहिक खेती शुरू कर दी। लोगों की कॉपरेशन की आवश्यकता पड़ी, और साथ में ये भी कहा गया कि जो होल्डिंग्स है, स्मॉल होल्डिंग्स, आपको बताया था ना मैंने कि जो इंटेंसिव फार्मिंग थी उसमें जो लैंड्स थे वो डिवाइड हो जाते थे। पिता के बाद उसके पुत्र को क्या मिलता था, लैंड मिलता था। तो स्मॉल होल्डिंग्स थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सारी की सारी जो स्मॉल होल्डिंग्स है उनको क्या कर दिया जाए, एकजुट कर दिया जाए, ताकि किसको बढ़ाया जा सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है। तो सबसे पहले जब हमारी कंट्री में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया बच्चों इन 1951। ठीक है। 1950 में हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है, और 1951 में हमारी कंट्री में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया। आपसे पूछ सकते हैं व्हेन वाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च, इन विच ईयर? 1951 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था लॉन्च किया गया था। उसका मेन मकसद क्या था? उसका मेन मकसद था कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। तो हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका मेन फोकस क्या था, टू गिव इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाए। ठीक है। और जो राइट ऑफ हेरिटेंस था उसको ख़त्म किया जाए, यानी कि पिता के बाद उसके पुत्र की ज़मीन हो उसको ख़त्म करके लैंड होल्डिंग्स को फ्रैगमेंट किया जाए, उसको इकट्ठा किया जाए। लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म इनेक्टेड बट लॉ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वाज लैंड। तो ये लॉ तो लागू कर दिया गया, लॉ क्या लागू कर दिया गया कि सारी की सारी होल्डिंग्स को इकट्ठा कर दिया जाए, सब मिलकर क्या करें, खेती करें। उसको लागू तो कर दिया गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट, उसको लॉ को बना तो दिया गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। इज इट क्लियर? अब हम
हम चलते कि भाई जो गवर्नमेंट थी हमारी, उन्होंने टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहे। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर इन इंडिया इन 1960s एंड 1970s। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ, 1951 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। Why it was so? Because growing demand of crops was increasing day by day, population was increasing day by day, जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी और खाद्य उत्पादन की जो मांग थी वो भी बढ़ रही थी। इसलिए उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया 1951 में, ठीक है। और जिसका मेन उद्देश्य था कि भारत में कृषि को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। और पहला रिफॉर्म 1960s के दशक में लागू किया गया और सेकंड रिफॉर्म 1970 के दशक में लागू किया गया, यानी कि 10 साल बाद। और तो हर चीज़ आप देखो लगभग 10 साल बाद हो रही है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में है, तो वहीं 1960s में दूसरा रिफॉर्म लागू किया गया और 1970 में दूसरा रिफॉर्म लागू किया गया। तो जो 1960 का दशक था, तो वहाँ पर इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, ठीक है, हरित क्रांति लाई गई। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसका मतलब क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था एग्रीकल्चर में नया पैकेज लेके आना, एग्रीकल्चर में नया मॉडर्नाइजेशन लाया जाना, एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजी को लाना, एग्रीकल्चर में न्यू पेस्टिसाइड को यूज़ करना, एग्रीकल्चर में नए फर्टिलाइज़र को यूज़ करना, एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर्स को यूज़ करना, एग्रीकल्चर में ट्यूबवेल्स को यूज़ करना, इलेक्ट्रिसिटी और पावर्स का यूज़ करना। तो मॉडर्नाइजेशन लाया गया 1960 के दशक में, सो दैट द एग्रीकल्चर कैन बी प्रोड्यूस मोर एंड मोर, स्पेशली इन पंजाब हरियाणा। दो ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। द स्टेट्स वाज पंजाब, हरियाणा एंड इवन सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये लागू किया गया था। इज इट क्लियर? क्या लागू किया गया था बच्चों, क्या लागू किया था? ग्रीन रेवोल्यूशन इन द ईयर 1960s। इज इट क्लियर? सब बच्चों को क्लियर है? तो इसमें क्या यूज़ किया गया था, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। इसके अलावा एक वाइट रेवोल्यूशन भी आया था, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाइट रेवोल्यूशन को किस रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है और किस उसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज़ ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। आप अगर मान लो लिख देते हैं आंसर वाइट रेवोल्यूशन का की जगह आप आंसर लिखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो ऑपरेशन फ्लड है, इट इज़ रिलेटेड टू वाइट रेवोल्यूशन। और वाइट रेवोल्यूशन का मतलब था इम्प्रूवमेंट इन सप्लाई ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क को, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। दैट वाज कॉल्ड वाइट रेवोल्यूशन बाय द नेम ऑफ ऑपरेशन फ्लड। इज इट क्लियर? ठीक है। were some of the strategies to initiate the improvement in the agriculture, but this led to consideration in few selected state। लेकिन कुछ ही एरिया में ये क्या हो पाया, सक्सेसफुल हो पाया। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। ऐसे ही यस, पंजाब और हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ। ऐसे ही वाइट रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ गुजरात में, जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा था। इज इट क्लियर? 19 1951 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट बन चुकी थी बेटा। तो 1951 में जब इंडियन गवर्नमेंट आ गई थी, तब उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। देन 1960s में ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास की, जिसमें कि मॉडर्न टेक्निक को यूज़ किया गया, स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। देन वाइट रेवोल्यूशन आ गया था। फिर उसके बाद लगभग 10 साल बाद 1980s के दशक में या 1990s के दशक में नए लैंड प्रोग्राम्स जो थे वो लॉन्च किए गए थे, बस फॉर सप्लाई ऑफ मिल्क को बढ़ाने के लिए। 19 इंडियन गवर्नमेंट ही लेके आई ना बेटा, ये कोई स्पेशली कोई लेके नहीं आया, इंडियन गवर्नमेंट ही इसको लेके आई फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। देन 1980s और 1990s के दशक में लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया गया और दोनों इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का मतलब है कि कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल
जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी डिग्रियां हासिल की ताकि वो एग्रीकल्चर की फील्ड में इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो आज की डेट में अगर हम देखें एग्रीकल्चर की फील्ड में जो इम्प्रूवमेंट है, लोग ग्रेजुएशन करते हैं, दैट इज़ बीएससी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की फील्ड में भी बहुत सारी एजुकेशन ली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन, एक मिनट आपको फिर से डेट क्लियर करते हैं। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान, देन 1960s के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन, 1970s के दशक में वाइट रेवोल्यूशन, देन 90s और 1980s और 1990s के दशक में कंपैरेटिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट किए गए। आपसे पूछ सकते हैं व्हेन वाज कंपैरेटिव लैंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड, इन विच ईयर, कौन से ईयर में लॉन्च किए गए? 1980s एंड 1990s के दशक में, जहाँ पे भूमि को बढ़ाने के लिए बहुत सारे सुधार किए गए थे। ठीक है, अब क्या था कि अब जो ये क्रॉप्स होती थी कई बार ख़राब भी हो जाती थी, कई बार कीटनाशक दवा डालने के बावजूद भी फसल ख़राब हो जाती थी या सूखा पड़ जाता था। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने किसानों की जो क्रॉप्स हैं उसको क्या करना शुरू किया, इंश्योर करना शुरू किया, उसका इंश्योरेंस कराना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर ग्रामीण बैंक्स खोले गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोली गई। देन जो ये बैंकिंग होते थे, जो ये बैंक होते थे, वो किसानों को लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे ताकि वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में अपने लिए सामान खरीद सकें। किसान के लिए इनपुट्स क्या होंगे बेटा? इनपुट्स का मतलब क्या क्या डालेगा किसान खेत में, क्या क्या चीज़ें लेगा वो? फर्टिलाइज़र लेगा, हाई वेराइटी ऑफ सीड्स लेगा, देन मॉडर्न टेक्निक्स के लिए खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है तो वो कहाँ से लेगा लोन? बैंक से क्या करेगा, लोन लेगा। तो ये सारी प्रोविज़न हमारी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, किसको किसको किसको? तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, क्या क्या किया गवर्नमेंट ने? अभी पूछो, जो अभी बताया मैंने कि उस गवर्नमेंट क्रॉप्स के लिए क्या करेगी, क्रॉप्स को बचाने के लिए क्या करेगी? क्रॉप इंश्योरेंस करेगी भाई, फसल अगर ख़राब हो जाती है तो उसका इंश्योरेंस किया जाता है। ठीक है, देन उनको ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश किए गए। बैंक्स क्यों इस्टेब्लिश किए गए? ताकि किसानों को क्या जा सके, लोन दिया जा सके, और वो लोन बहुत लो इंटरेस्ट पे दिया जाता था। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और स्टेप्स क्या लिए? गवर्नमेंट ने बनाए हैं किसान क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, किसान क्रेडिट, जैसे हमारे एटीएम कार्ड्स होते हैं वैसे ही किसानों के लिए क्या बनाए गए हैं, किसान क्रेडिट कार्ड्स बनाए गए हैं। फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी बनाई गई है। अगर मान लो किसी के संग कोई दुर्घटना हो जाती थी तो उसके लिए भी किसानों के लिए स्कीम बनाई गई हैं। और इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो किसानों के बेनिफिट्स के लिए ये सब चीज़ें सोच रही है। देन मोर एवर स्पेशल वेदर बुलेटिन एग्रीकल्चर प्रोग्राम, आप देखते टीवी पे कृषि दर्शन आता है ना? तो ये प्रोग्राम्स किसके लिए लॉन्च किए गए? फार्मर्स के लिए। रेडियो और टेलीविजन पे ये प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अभी इस पर कितने किसान आंदोलन भी चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दिए जाते हैं बिटवीन द फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट, कि जिस समय वो लैंड पार्ट दिखाया जाता है, जैसी भी फसल होगी उस कीमत पे ही किसान को वो फसल गवर्नमेंट को बेचनी होगी, दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो किसान आज उसकी मांग कर रहे हैं कि हमारे उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। फिर उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है उनको क्या दे सके, किसानों को रियायत दे सके। तो ऑल दीज आर स्टेप्स टेकन। तो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, आपके बुक में लोगो भी दिया है ग्रीन रेवोल्यूशन का, हैंड की तरह बना होगा, लोगो दिया हुआ है। इज इट गिवन? इट इज़ नॉट गिवन, तो मैं आपको बता दूँगी इसमें अगर लोगो नहीं दिया है, लोगो नहीं मिला है। ओके, देन वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ सब बच्चों को क्लियर हो गया? किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं भूदान ग्रामदान। तो महात्मा गांधी जी डिक्लेयर विनोबा भावे एज ए स्पिरिचुअल हेयर। एक मिनट यहाँ बहुत ध्यान सुनेंगे बेटा, हमें ये हिस्ट्री के चैप्टर में भी करना है कि जो महात्मा गांधी जी थे, जब वो इंडिया आए थे 1915 में, जब वापस इंडिया आए थे तो उन्होंने अपने जो गुरु बनाए थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। हु वाज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ महात्मा गांधी?
गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जब वो इंडिया आए थे। क्लियर हो गया। और बाद में महात्मा गांधी जी ने अपना सक्सेसर, जिसे हम कह सकते हैं उत्तराधिकारी, आपकी बुक में दिया हुआ है भूदान और ग्रामदान। ठीक है, आप अपनी बुक देखेंगे तो उसमें भूदान और ग्रामदान दिया हुआ है। तो उसमें जो है महात्मा गांधी जी जैसे उन्होंने विनोबा भावे को अपना हेयर डिक्लेयर कर दिया, HEIR लिखा होगा। HEIR का मतलब है उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी के रूप में हु वाज द स्पिरिचुअल हेयर? विनोबा भावे। तो महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और उनके हेयर यानी कि उनके उत्तराधिकारी उन्होंने किसको बना दिया? विनोबा भावे को। एंड ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह ऑफ फॉर्मेस्ट सत्याग्रही। तो वो सत्याग्रही के रूप में भी उन्होंने गांधी जी के संग काम किया। एंड ही सपोर्टेड गांधी जी कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज। तो वाई गांधी जी मेड हिम हिज उत्तराधिकारी, या उसको हेयर क्यों बनाया? क्योंकि विनोबा भावे भी ग्राम के उत्थान में, ग्रामीण समाज के उत्थान में बहुत ज़्यादा क्या लेते थे? हिस्सा लेते थे। ठीक है, तो उन्होंने ग्राम, और वहाँ पे दूसरी तरफ गांधी जी भी ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। इसलिए गांधी जी को का समर्थन किसने किया? किसने समर्थन किया? विनोबा भावे ने। ठीक है, एंड आफ्टर गांधी जी मैट्रीडोम, जब वो शहीद हो गए, विनोबा भावे टुक द पद यात्रा टू स्प्रेड मैसेज थ्रू आउट द कंट्री। तो उन्होंने ये मैसेज, जब उनकी मृत्यु हो गई थी महात्मा गांधी जी की, तब उनकी मृत्यु के पश्चात पूरी कंट्री में मैसेज फैलाया। और वो मैसेज क्या था कि हमें क्या बढ़ाना है? हमें भूदान और ग्रामदान करना है और उन लोगों से काम करवाना है जिनके पास काम नहीं है, और इंडियन एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना है। तो इंडियन एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने का काम किसके द्वारा किया गया? विनोबा भावे के द्वारा। विनोबा भावे वॉज वन ऑफ द सोशल रिफॉर्मर ऑल्सो एंड वन ऑफ द हेयर ऑफ महात्मा गांधी। इज इट क्लियर? सब बच्चों को ये बात क्लियर होगी? ठीक है। वंस ही वॉज एट आंध्र प्रदेश। एक बार जो विनोबा भावे थे वो आंध्र प्रदेश में थे, और कुछ लैंडलेस जो किसान थे, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, वो मांग कर रहे थे, और वो काम मांग कर रहे थे कि हमारी आर्थिक दशा सुधारी जाए। कहाँ पर बेटा? आंध्र प्रदेश में। तो एक बार विनोबा भावे आंध्र प्रदेश में गए हुए थे, जहाँ पर कुछ किसान मांग कर रहे थे कि उनकी आर्थिक दशा को सुधारा जाए। He assured them to talk to Indian government for provision of land and for them, and he undertook the cooperative farming. अब उन्होंने उनको आश्वासन दिया, उन किसानों को आश्वासन दिया जो गरीब थे, जिनके पास खाने के लिए नहीं था, जो 2 टाइम का खाना भी नहीं जुटा पा रहे थे, ऐसे किसानों के लिए उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा और एक कोऑपरेटिव फार्मिंग बनाई जाए। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब था कि सब मिलजुल कर क्या करें? काम करें। इसीलिए गवर्नमेंट ये चाहती थी कि कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स हो जाए, जो जमीन के टुकड़े बटे हुए थे वो सब क्या हो जाए? एकजुट हो जाए और उनको काम मिल सके। किन किसानों को? जो भूमिहीन है, जो लैंडलेस है, जिनके पास क्या नहीं थी बच्चों? जिनके पास जमीनें नहीं थी। ये काम किसने किया? विनोबा भावे ने। कहाँ पे किया? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। जब वो आंध्र प्रदेश पहुंचे थे, जहाँ पे किसान क्या थे? भूमिहीन थे, जहाँ पे किसान बेरोजगार थे, जिनके पास खाने के लिए नहीं था, जो आर्थिक रूप से क्या थे? गरीब थे, आर्थिक से पिछड़े हुए थे। जब विनोबा भावे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या डिमांड रखी कि भाई हमारे को हमारी स्थिति में सुधार किया जाए। तब विनोबा भावे ने क्या एश्योरेंस दिया उनको? उनको क्या दिया गया एश्योरेंस? हाँ, उनके गवर्नमेंट से बात करेंगे और उनके लिए क्या खोली जाएगी? कोऑपरेटिव फार्मिंग खोली जाएगी। कोऑपरेटिव फार्मिंग यानी कि सब लोग सहयोगी रूप से, सहयोग मिलकर साझी क्या करेंगे? खेती करेंगे। इज इट क्लियर? श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप एंड ऑफर्ड 80 एकर्स ऑफ लैंड टू द 80 लैंडलेस फार्मर। तो वहाँ पे एक व्यक्ति थे जो कि जमींदार थे, बड़े जमींदार थे, जिनका नाम था रामचंद्र रेड्डी। वो खड़े हुए और उन्होंने अपनी 80 एकड़ जमीन भूमि दान कर दी। ठीक है, लैंड दान कर दी। किन लोगों के लिए? ये सब किसके प्रयास से हुआ? विनोबा भावे के प्रयास से हुआ। और लगभग 80 एकड़ ऑफ लैंड was donated by Ramchandra Reddy and to given to those farmers, those who were
लैंडलेस, जिनके पास जमीनें नहीं थी। एंड दिस वाज नोन एज भूदान। इसको क्या कहा गया है? भूदान क्या है? भूदान का मतलब क्या होता है? व्हेन वन पर्सन डोनेटेड हिज लैंड टू अदर पर्सन। जब कोई व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, अपनी जमीनों का दान करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? भूदान। ठीक है। और पहले आपको पता है कि पहले, बहुत पहले, यानी कि अगर हम वैदिक युग में चले जाएं, तो जो ब्राह्मण थे, जो यज्ञ कराते थे, जो वेद पढ़वाते थे, उनको भी भूमि दान दिया जाता था। किसके द्वारा? राजा के द्वारा, राजाओं के द्वारा। ठीक है। तो उसी भूमि दान की परंपरा हमें लेट 90s में भी 90s के दशक में भी देखी गई है ना, जब विनोबा भावे द्वारा ये समर्थन दिया गया और जमीनों का क्या किया जाने लगा? भूमिदान किया जाने लगा। और धीरे धीरे उनके जो ये आइडियाज़ थे, भूमिदान के आइडियाज़, वो थ्रू आउट द कंट्री फैलने लगे। इज इट क्लियर? तो कौन थे विनोबा भावे? Higher of Mahatma Gandhi. He was a social reformers and he tried to uplift the improvement of the landless laborers. लैंडलेस किसानों के अपलिफ्टमेंट में, इम्प्रूवमेंट में वो उन्होंने क्या किया? लोगों ने इतना अच्छा उन्होंने काम किया कि लोग भूमि दान देने लगे, और जो कि धीरे धीरे थ्रू आउट द इंडिया फैलने लगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे सब बच्चों क्लियर हो गया? ओके। अब क्या हो गया कि कुछ जमींदार ऐसे भी थे जो कि offered to distribute their villages among the landless and they were known as ग्राम दान। और कुछ ऐसे जमींदार भी सामने आए जिन्होंने अपने जो विलेज थे वो भी दान करने शुरू कर दिए, जिसको क्या बोला गया? ग्राम दान। अब दो चीज़ें हैं बेटा, एक है भूमि दान और एक है ग्राम दान। भूमि दान मतलब लैंड का डोनेशन होना, जमीन को दान में देना। ग्राम दान मतलब जब विलेज का विलेज ही दान में दे दिया जाता था, जिसको उन किसानों को जिनके पास क्या नहीं थी? जमीनें नहीं थी, उसको क्या कहा गया? ग्राम दान। However, many landlords choose to provide some part of the land to poor due to fear of land sealing act। तो लेकिन कुछ जमींदार ऐसे थे कि उनको ये डर था कि लैंड सीलिंग एक्ट आ गया, चकबंदी आ गई, तो हमारा पूरे की पूरी जमीन चली जाएगी। तो ज़्यादातर किसानों ने क्या किया? अपनी लैंड का कुछ हिस्सा ही किसको दान में दिया? किसानों को दान में दिया। ठीक है। दिस भूमिदान और ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन। अब दो चीज़ें हैं आपको, जैसे मैं साइमल्टेनियसली साथ साथ बताती जा रही हूँ। वाइट रेवोल्यूशन का दूसरा नाम? यस, वेरी गुड, ऑपरेशन फ्लड, है ना। भूमिदान और ग्रामदान का दूसरा नाम? ब्लडलेस रेवोल्यूशन। इज इट क्लियर? भूमिदान हो रहा है तो क्या हो रहा है? समझ जाओ, केवल जमीन दान हो रही है, लैंड दान हो रहा है। ग्राम दान हो रहा है तो विलेज, पूरा का पूरा विलेज जो वो दान। पर ऐसा कम हुआ, ज़्यादातर बड़े किसानों ने क्या दिया? भूमि को दान में दिया। इज इट क्लियर? सब बच्चों को क्लियर है? when Gandhi ji written back in 1915, who was his spiritual guru? Yes, गोपाल कृष्ण गोखले was his spiritual guru। किसके? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी को ये लग रहा था कि अच्छा, एक चीज़ और थी कि जो महात्मा गांधी जी थे ना, उन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन था बच्चों को जन आंदोलन बना दिया था। जन आंदोलन का मतलब था हर लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, स्पेशली जो गरीब किसान थे या जो गरीब मजदूर थे वो इस जन आंदोलन में हिस्सा लेंगे। महात्मा गांधी से पहले जितने भी लीडर्स आए वो एजुकेटेड लीडर्स थे, और राष्ट्रीय जो आंदोलन था वो केवल एजुकेटेड वंस में घूम रहा था। लेकिन गांधी जी के आने से क्या बन गया बच्चों? नेशनल मूवमेंट क्या बन गया? मास मूवमेंट। मास मीन्स जनता, जनता का आंदोलन बन गया। किसने बनाया? महात्मा गांधी जी ने बनाया। ठीक है। और महात्मा गांधी जी को लगता था कि अब मैं इतना समर्थ नहीं हूँ कि मैं आगे काम कर सकूँ, इसलिए उन्होंने अपना एक उत्तराधिकारी या अपना एक सक्सेसर ढूंढ लिया। और वो सक्सेसर कौन थे? विनोबा भावे, जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करेंगे। जो किसके लिए काम करेंगे? जो किसके लिए काम करेंगे? ग्रामीण किसान के लिए क्या करेंगे? काम करेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि ओके, ब्लडलेस रेवोल्यूशन एक नंबर में पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस चैप्टर अगेन कमिंग इन फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रीड आउट करना है और आपको ये करेक्ट करना है कि व्हाट आर 1 मार्क्स क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, है ना। तो आपको इसमें थ्योरी नहीं लिख के आनी है, केवल 1 मार्क्स से क्वेश्चन ढूंढने हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं। तो महात्मा गांधी के स्पिरिचुअल हेयर विनोबा भावे, ठीक है, उन्होंने पदयात्रा शुरू की, ग्राम स्वराज की मांग की, सपोर्टिंग हूँ महात्मा गांधी। और उन्होंने वो कहाँ पर गए थे जहाँ से वो प्रेरित हुए थे? कहाँ गए थे वो? कौन से?
आंध्र प्रदेश में गए थे, जहाँ पे किसानों ने क्या डिमांड की थी? यस, दे सपोर्ट द इकोनॉमिक वेलबींग, यानी कि उनका आर्थिक रूप से उनको जो है आर्थिक रूप से, क्यों? क्योंकि किसानों के पास तो भूमि नहीं थी ना, जॉबलेस थे। जमीन, जब किसानों के पास जमीन ही नहीं होगी तो वो भूखा मरेगा, है ना? क्योंकि किसान तो क्या कर रहा है, खेती करके ही तो अपना पेट भर रहा है, और उसके पास क्या नहीं है, उसके पास तो ज़मीन ही नहीं है। तो जब ज़मीन ही नहीं है तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी या ख़राब होगी? ख़राब होगी। तो जब विनोबा भावे कहाँ पहुँचे होंगे? आंध्र प्रदेश पहुँचे तो उन्होंने देखा कि किसान तो भूखों मर रहे हैं। तब उन्होंने कौन सा बीड़ा उठाया? ग्राम दान का बीड़ा उठाया, भूमि दान का बीड़ा उठाया। ठीक है, भूमि दान का बीड़ा जब उठाया तो बहुत सारे जमींदार सामने आ गए, जिसमें एक जमींदार थे जिनका नाम था रामचंद्र रेड्डी. Ramchandra Reddy was a person who gave 80 acres of land to those people, 80 acre to 80 landless farmers. 80 ये याद रखना है, 80 एकड़ जमीन दी कितने किसानों को? 80 किसानों को जमीन दी है। ये भी आपसे ये वाली आपसे फिगर भी पूछ सकते हैं वहाँ पे कि कितने एकड़ जमीन दी गई? 80 एकड़ जमीन दी गई। कितने किसानों को दी गई? 80 किसानों को दी गई है। फिर इसके बाद ये थ्रू आउट द इंडिया ये लॉन्च हो गया धीरे धीरे। उसके बाद कुछ जमींदार आए सामने, उन्होंने क्या दिया? ग्राम दान दिया। ठीक है, तो ये दोनों भूमि दान और ग्राम दान कौन से दूसरे नाम से जाने गए? लैंडलेस रेवोल्यूशन के नाम से भी, ब्लड लेस रेवोल्यूशन के नाम से भी जाने गए। ब्लडलेस रेवोल्यूशन मतलब बिना रक्त बहाई एक क्रांति हो गई, है ना? क्या उन्होंने गोलियां चलाई? नहीं चलाई। क्या उन्होंने फायर की? नहीं की। बस उन्होंने तो क्या मांग रखी लोगों से कि जो बड़े किसान हैं वो छोटे किसानों की हेल्प करें। कैसे? क्या करके? उनको क्या देके बेटा? उनको भूमि दान करके, उनको भूमि दान करके उनकी क्या की जाए? उनकी सेवा की जाए, उनकी मदद की जाए, ताकि वो आर्थिक रूप से क्या हो सके? अपने आगे बढ़ावा जा सके। इज इट क्लियर? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। सबसे पहले जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो कौन सा सेक्टर आएगा बेटा? विच सेक्टर इट विल बी? यस, इट विल बी प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर है उसका इंडियन इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना वो एम्प्लॉयमेंट देता है, कितना वो आउटपुट देता है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर को इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन कहा गया है, रीढ़ की हड्डी कहा गया है, और ये थ्रू आउट द ईयर शेयर करता है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो इंडिया में उत्पादित हुआ है। तो डिक्लाइन ट्रेंड फ्रॉम 1951, तो जो ये जीडीपी का रजिस्ट्रेशन हो गया वो 51 से शुरू हो गया, जब इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर लॉन्च किया गया था। और सर्वे जब किया गया 1910 और 11 में, तो ये पाया गया अबाउट 52% ऑफ टोटल वर्क फोर्स वॉज एम्प्लॉयड इन फार्मर सेक्टर। तो हमारी कंट्री में हाउ मच पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर? 52% अकॉर्डिंग टू 2010 एंड 11 सर्वे। ठीक है, decline sharing of agriculture in GDP is a matter of serious concern because any decline or stagnation in agriculture led to decline in other sphere of economy or country। तो अब क्या आज चिंता का विषय ये बना हुआ है कि जो जीडीपी एग्रीकल्चर की है वो डिक्लाइन हो रही है, वो कम हो रही है। और वाकई में चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि इंडिया की एग्रीकल्चर वो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्रीज, टू द इंडस्ट्रीज। तो अगर एग्रीकल्चर ही डिक्लाइन हो जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी भी डिक्लाइन की ओर जाने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए क्या बनाया गया? एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बनाया गया है ताकि इम्प्रूवमेंट ला जा सके। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के लोग की डेट में किसान लोग भी क्या हो चुके हैं? पढ़े लिखे हो चुके हैं, और बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर की फील्ड की ओर जा रहे हैं। तो उनके लिए क्या खोले गए हैं? रिसर्च सेंटर खोले गए हैं। ठीक है, या उनके लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ खोली गई हैं, वेटरनरी सर्विसेज खोली गई। व्हाट आर वेटरनरी सर्विसेज? वेटरनरी का मतलब क्या होता है? नाम? पशुपालन। यस, वेरी गुड। पशुपालन यानी कि पशुओं के चिकित्सक या पशुओं के डॉक्टर्स भी होते हैं। आपके घर में भी अगर आपके डॉग्स पाले होते हैं तो अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? उस वेटरनरी डॉक्टर को दिखाने जाएंगे जो कि स्पेशलाइजेशन किए हुए हैं।
ठीक है। तो इनके लिए अलग से स्टडीज़ होती है बच्चों, वेटनरी डॉक्टर्स की अलग से स्टडीज़ होती है। तो केवल डॉग के बीमार होने पे नहीं, लोग मुर्गियाँ पालते हैं तो उनके बीमार होने पर, लोग जो है पिग्स भी पालते हैं तो उन सब के बीमार होने पे लोग कहाँ जाएंगे, कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे, वेटनरी डॉक्टर्स के पास जाएंगे। तो वो वेटनरी डॉक्टर भी कौन सी फील्ड में आ जाएगा, एग्रीकल्चर फील्ड में आ जाएगा। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में आया। फिर ब्रीडिंग सेंटर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, मैंने बताया हुआ आपको। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जल्दी बताओ। अरे भैया ऐसे क्यों मुंह देख रहे हो। यस, एग्रीकल्चर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो, कितनी बार तो बता चुकी हूँ मैं आपको। जहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। ये दिमाग में रखो, एक एक नंबर के क्वेश्चन भैया कहीं से भी पूछ सकते हैं आपसे। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। क्रॉप्स लगा रहे हैं तो एग्रीकल्चर है, समझ आया। जब फसलें उगाई जाती है तो क्या होता है बेटा, एग्रीकल्चर। जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगाए जाते हैं तो क्या होगा, हॉर्टिकल्चर। इज इट क्लियर, यहाँ पे क्लियर हो गया बच्चों। तो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट किए गए हैं। फिर मेट्रोलॉजी क्या होता है, मेट्रोलॉजी नहीं बेटा, मेट्रोलॉजी METEOR। मेट्रोलॉजी मीन्स जो मौसम विभाग होता है, मौसम विभाग जो है वो बताता है कि इस फसल के लिए कौन सा क्लाइमेट अनुकूल है। ठीक है, वेदर फोरकास्ट भी होता है। वह गिवन प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर। तो इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी दी गई है ताकि हमारी एग्रीकल्चर को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। इज इट क्लियर, ओके। अब तक जो है हमारे जो सेक्टर्स में देखेंगे, एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ है, सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हो रही है वो इंडस्ट्रीज़ में हो रही है। 2017 तक जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो 10.9 है। कितना है, 10.9 है। आपसे इस तरह के एग्जाम में पाई चार्ट्स भी पूछ सकते हैं, आपकी बुक में दिया भी होगा, शायद दिया हुआ है, इस तरह का कोई डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, दिया है ना, तो उसको ध्यान से देखेंगे। बुक नहीं लेके आए अभी ने, यू शुड ब्रिंग द बुक, मैंने बोला हुआ है बुक लेके आया करो। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि 2017 में टारगेटेड 1 और 2 में सबसे ज़्यादा किसका टारगेट है, इंडस्ट्रीज़ का। कितना है, 10.9। देन सर्विसेज का यानी कि थर्ड सेक्टर का 10.0 और एग्रीकल्चर का कितने हैं, 4.2। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको तीनों सेक्टर्स आपके दिमाग में लेके चलने हैं। ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चर की पहले वाले सेक्टर की बात करते हैं, उसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोला गया है, तो वो सिर्फ कृषि या उससे रिलेटेड वर्क से जुड़ा है। देन आपका जो सेकेंड सेक्टर है दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो, उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और थर्ड सेक्टर जैसे टेरिटरी सेक्टर है वो गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, इसलिए उसको सर्विस सेक्टर पूछते हैं। यहाँ पे भी आपके 3 क्वेश्चन ओरिजिनेट हो जाते हैं बच्चों MCQ में। पहला है कि प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज, मेरा मुंह देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर। देन सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। देन टेरिटरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। आंसर क्या होगा, सर्विस सेक्टर। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। ठीक है, और NCERT बुक्स की ही आपको पढ़ना है, उसी की रीडिंग करनी है, क्योंकि बोर्ड में, क्योंकि अभी आपका जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है दैट इज़ योर फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन, पेपर भी इसी बेसिस से आना है। इसलिए आपको जो आपके उसमें करेक्ट फैक्ट्स हैं, करेक्ट जो दिए गए हैं आंसर, उन्हीं को करना है आपको, है ना। तो आपको जब ये पता ही नहीं होगा कि व्हाट इज़ प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज़ सेकेंडरी, तो आप चैप्टर इकोनॉमिक्स कर ही नहीं सकते हो। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज़ सेकेंडरी सेक्टर एंड व्हाट इज़ टर्टियरी सेक्टर। तो हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट, काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो दिया गया है एग्रीकल्चर में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहाँ पे सब बच्चों क्लियर हो गया आज का चैप्टर, व्हाट वी हैव डन टुडे, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर मान लो किसान की फसल खराब हो जाती है तो क्या होता है, यस उनको क्या होता है, प्रोवाइड होता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है। मान लो जो छोटे किसान हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो उनके लिए क्या प्रयास किए गए, भूदान और ग्रावदान जैसी परिस्थितियाँ सरकार के द्वारा ले गई हैं। ये इनिशिएटिव किसके द्वारा दिया गया था, विनोबा भावे के। विनोबा भावे से पहले ये इनिशिएटिव किसका था, महात्मा गांधी जी का ये इनिशिएटिव था। विनोबा भावे वॉज वन ऑफ द हेयर ऑफ महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, स्पिरिचुअल वर्स गोपाल कृष्ण गोखले। तो आई होप यहाँ पे बच्चों आपको अच्छे समझ में आया होगा।